हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स और लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके हैं घूर्णी निर्देश तंत्र में बल का, वेग का, त्वरण का रूपांतरण। और आज हम देखते हैं दोस्तों, घूर्णी निर्देश तंत्र है कि जो पृथ्वी है उसको मैं घूर्णी निर्देश तंत्र मानूं तो उसकी गति पर अभिकेंद्री बल का प्रभाव। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि जो घूर्णी निर्देश तंत्र है उसमें दो टर्म्स हमारे पास आई। एक तो दोस्तों कोरियोलियस बल और एक आया दोस्तों कोरियोलियस त्वरण। यानी कि दोस्तों हमारे पास आया कोरियोलियस बल और एक आया दोस्तों हमारे पास कोरियोलियस त्वरण। दोस्तों ये तो आया था हमारे पास Fc इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर। ऐसे ही दोस्तों यदि मैं कोरियोलियस त्वरण की बात करूं तो वो आ जाता है a डैश इक्वल टू a -2m ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। तो दोस्तों जो कोरियोलियस बल है, तो दोस्तों कोरियोलियस बल क्या है? कोरियोलियस बल एक तरह का छद्म बल है। दोस्तों छद्म बल क्या होते हैं? छद्म बल वे बल होते हैं कि जो किसी वस्तु पर वास्तव में नहीं होते बल्कि लगते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो छद्म बल है कि कोरियोलियस बल है एक तरह का छद्म या आभासी बल है। और आभासी बल क्या होते हैं कि जो आभासी बल होते हैं ये वास्तविक नहीं होते, ये किसी वस्तु पर लगते हुए प्रतीत होते हैं। दोस्तों कभी आप लिफ्ट में बैठे हों तो आपने देखा होगा कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे भार में वृद्धि होती है और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो हमारे भार में कमी होती है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं कि जो लिफ्ट में क्या होता है, ये छद्म बल वर्क करता है। यानी कि अगर मैं ये मान लूं कि दोस्तों ये मेरी लिफ्ट है, तो दोस्तों लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है। मैं मान लूं कि लिफ्ट ऊपर की ओर, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इसका त्वरण ऊपर की तरफ होगा और इस लिफ्ट में जो व्यक्ति बैठा है उसका भार किस तरफ होगा दोस्तों, नीचे की तरफ होगा। जबकि दोस्तों जो छद्म बल है वो क्या लगता है, गति के विपरीत लगता है। यानी कि ये लिफ्ट यदि ऊपर जा रही है तो इसका छद्म बल किस तरफ लगेगा, नीचे की ओर a डैश लगेगा। यानी कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा दोस्तों, mg प्लस m a डैश इक्वल टू ma। यानी कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में बैठा होगा और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसको अपने भार में वृद्धि महसूस होती है। किसके कारण? छद्म बल के कारण। दूसरा दोस्तों ऐसा हो सकता है जब लिफ्ट नीचे आ रही है, जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या होगा, इस कंडीशन में दोस्तों ऐसा होगा कि ये लिफ्ट है और दोस्तों जो mg है ये हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। अब लिफ्ट कौन सी तरफ गति कर रही है, नीचे की ओर गति कर रहा है तो a मेरा नीचे की ओर होगा
और छद्म बल इसके विपरीत होगा, यानी कि ऊपर की ओर होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, mg और माइनस ma इक्वल टू ma, यानी कि व्यक्ति को भार में कमी महसूस होगी। इसके अलावा दोस्तों एक केस और हो सकता है कि उसको मैं अगर C मान लूँ कि वो मेरा C केस है, कि ऐसा हो सकता है कि यदि जो लिफ्ट का त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए, कि यदि दोस्तों ऐसा हो जाए A इक्वल टू जी हो जाए, तो इसे दोस्तों F क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दोस्तों इसे बोलते हैं भारहीनता। भारहीनता की कंडीशन हो जाएगी यदि A इक्वल टू जी हो जाए। दोस्तों जो कृत्रिम उपग्रह वगैरह होते हैं तो दोस्तों उसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता का महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर जो संपर्क तल है उसकी प्रतिक्रिया क्या हो जाती है दोस्तों, शून्य हो जाती है। या फिर बोले कि A इक्वल टू हो जाता है जी, तो जो बाह्य परिणामी बल का मान क्या हो जाता है, शून्य। तो इसे भारहीनता की कंडीशन कहते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं पृथ्वी के सापेक्ष गति। नेक्स्ट मेरा इसी में टॉपिक है दोस्तों, मेरा मेन टॉपिक है पृथ्वी की घूर्णन गति में अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा कि वहाँ मैं घूर्णन गति उसका यूज़ करूँगा और वहाँ मेरे पास टर्म आएगी घूर्णन गति में, जो एक टर्म है उसको मैं नगण्य मानूंगा, यानी कि कक्षीय गति है उसको मैं नगण्य मानूंगा। तो दोस्तों क्यों मानते हैं वो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो पृथ्वी के सापेक्ष गति पृथ्वी के सापेक्ष गति दोस्तों एग्ज़ाम के लिहाज से तो ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन जनरली जो अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव है उसमें एक टर्म का यूज़ करेंगे हम, तो उसके हिसाब से ये बेनिफिशियल है। तो इसलिए देख लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी दो तरह की गति करती है। तो दोस्तों एक तो करती है ये घूर्णी गति, यानी कि ये अपने अक्ष पर घूर्णन करे यूँ, तो ये तो इसकी घूर्णी गति है। इसके अलावा दोस्तों एक गति करती है ये चक्रण गति, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों, वो है चक्रण गति। यानी कि ये अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, उसको हम बोलते हैं चक्रण गति। तो दोस्तों पृथ्वी को सबसे पहले तो मैं मानूंगा पृथ्वी क्या है दोस्तों, एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। तो पृथ्वी की गति दो तरीके से होगी दोस्तों, एक तो कक्षीय गति और दोस्तों एक है चक्रीय गति। यानी कि दोस्तों कक्षीय गति में क्या होगा कि जो पृथ्वी है ये अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों ये कैसी गति है, ये कक्षीय गति है, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो निश्चित कक्षा है उसमें चक्कर लगा रही है, दीर्घवृत्ताकार जो भी कक्षा उसमें निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रही है, तो ये कक्षीय गति है। दोस्तों पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है दोस्तों, 365 डेज लगते हैं। यानी कि पृथ्वी का कक्षीय गति में आवर्तकाल कितना होता है, 365 दिन होता है। अब दोस्तों जो दूसरी गति है वो होती है चक्रीय गति। चक्रीय गति या फिर बोलूँ मैं कि ध्रुवीय गति, यानी कि इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, या फिर अपने
अक्ष पर या फिर अपनी धुरी पर गति करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और दोस्तों इसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे, यानी कि इसका आवर्तकाल हो गया 24 घंटे। और कक्षीय गति में इसका आवर्तकाल t इक्वल टू 365 दिन हो जाता है। तो दोस्तों यदि मैं ये मान लूँ कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसका आवर्तकाल 24 घंटे है, तो मैं ओमेगा का मान निकाल सकता हूँ। दोस्तों अगर कक्षीय गति और चक्रण गति के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि कक्षीय गति और चक्रण गति क्या है। कि दोस्तों एक लड़की अपने पिता के साथ मंदिर जाती है और वो अपने पिता के साथ मंदिर की परिक्रमा कर रही है। तो दोस्तों ये कैसी गति है? कक्षीय गति है। एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो ये कक्षीय गति है। इसके अलावा कभी कभी वो लड़की अपने स्थान पर घूमने लगती है, तो दोस्तों ये कैसी है? चक्रण या चक्रीय गति। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि जो पृथ्वी की चक्रीय गति है उसका आवर्तकाल दोस्तों t इक्वल टू 24 घंटे हो, तो ओमेगा का मान क्या होगा? तो दोस्तों ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में टी। दोस्तों पाई का मान क्या हो जाएगा? 3.14 और आवर्तकाल टी 24 घंटे, तो 24 और घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे में 60 सेकंड। तो दोस्तों ये आ जाता है। तो यहाँ से ओमेगा का मान मेरे पास आता है 7.29 गुणा 10 की पावर -5 रोटेशन पर सेकंड। यानी कि दोस्तों यहाँ से मेरे पास आ जाते हैं ओमेगा का मान घूर्णन प्रति सेकंड। यानी कि दोस्तों जो पृथ्वी की कक्षीय गति का जो कोणीय वेग है उसको मैं मान लेता हूँ 7.29 गुणा 10 की पावर -5। यानी कि दोस्तों ये क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए दोस्तों जो पृथ्वी की गति होती है तो उसके लिए जब भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो गणनाओं में हम कक्षीय गति को नगण्य मान लेते हैं और हम केवल चक्रण गति है उसी का गणनाओं में यूज करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि कक्षीय गति में ओमेगा का मान क्या आता है? माइनस में आ रहा है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम? नगण्य। तो गणनाओं में हम केवल चक्रण गति का ही यूज करते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों कि ओमेगा का मान नगण्य होता है। यानी कि आगे जब हम अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव पढ़ेंगे तो उसमें हम एक टर्म आएगी, वहाँ हम ओमेगा की जो घातें हैं उनकी वैल्यू क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी वस्तु की घूर्णन गति में दो तरह के बल कार्य करते हैं। यानी कि घूर्णन गति में मैं लिखना चाहूँ तो किसी वस्तु की घूर्णन गति में दो तरह के बल कार्य करते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और एक कोरिलियस बल।
यानी कि कोरियोलिस बल, और दूसरा दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। ये दोस्तों हमने घूर्णन गति में इससे पहले देखा है, कोरियोलिस बल आया और एक अभिकेंद्रीय बल आया। तो दोस्तों मैं यह क्या मानूंगा कि पृथ्वी एक घूर्णी या घूर्णन निर्देश तंत्र है। तो अब दोस्तों जो पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर घूर्णन कर रही है, इसके अलावा ये चक्रण गति कर रही है, लेकिन इसकी गति हमें महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि दोस्तों इसके लिए जो गुरुत्वीय त्वरण का मान बहुत अधिक होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो पृथ्वी है एक नियत चाल से गति कर रही है, इसलिए इसकी गति का हमें आभास नहीं होता। अब दोस्तों इसमें अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक मानूंगा कि सबसे पहले तो मैं यहाँ बना लेता हूँ कि देखो दोस्तों ये मेरे पास है, ये पृथ्वी है और इसके दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों इसको मैं गोलार्ध में डिवाइड कर लेता हूं। ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। यहां दोस्तों मैं मान लेता हूं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो दोस्तों यहां से आर दूरी पर कोई बिंदु है मेरे पास P। अब दोस्तों ये आर क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर मेरे पास एक स्थिर m द्रव्यमान का कण है, और चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक m द्रव्यमान का स्थिर कण है, और उसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x डैश y डैश और z डैश। अब दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ कि जो कण है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि मैंने लिया ही इस तरह से कि उत्तरी गोलार्ध में ये कण स्थित है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता तो मैं इसको इधर बना देता हूँ, ये कि ये उत्तरी गोलार्ध मैंने माना है तो उसी में मेरा ये कण है, इसे डैश डैश करके कि उत्तरी गोलार्ध में मेरा ये कण है। अब दोस्तों ये P बिंदु पे मेरा कण है, तो इस पर मैं जो निर्देशांक हैं x डैश y डैश और z डैश मान लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैं मान लेता हूँ इधर, ये मेरा x डैश है, x डैश। ऐसे ही दोस्तों इधर मेरा हो जाएगा y डैश, ऐसे ही दोस्तों जो z डैश होगा वो इन दोनों तल के लंबवत होगा, यानी कि यहाँ होगा। तो इसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ इस तरह। तो ये मेरा हो जाता है, P को मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, ये मेरा हो जाता है z डैश। अब दोस्तों ये जो कण है बिंदु P पर है और पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, तो जो स्थिर बिंदु P है ये भी इसके सापेक्ष घूर्णन गति करेगा, यानी कि ये कण है, इसको घूर्णी निर्देश तंत्र में हम मान सकते हैं। तो इसकी गति मैं मान लेता हूँ ये होगी दोस्तों, ये गति कर रहा है इसमें ओमेगा कोणीय वेग से। इसके अलावा दोस्तों इधर इसको मिला लेता हूँ, एक ये निर्देशांक R ये इधर हो जाता है
और इसको मैं यूँ मिला सकता हूँ इससे। इसके अलावा इसको यहाँ से मिला लेता हूँ। ये डैश 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 चल रहा है। अब दोस्तों ये जो कोण है ये लैम्डा हो जाएगा। तो दोस्तों ये कोण भी लैम्डा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। तो ये दोनों कोण भी समान हो जाएंगे। अब दोस्तों ये बिंदु है मेरा O और ये बिंदु है O डैश। अगर दोस्तों इस डायग्राम में कन्फ्यूज़न रहता है तो मैं अलग से ये डायग्राम बना सकता हूँ। तो मैं इधर बना लेता हूँ डायग्राम। यहाँ से मैं बना लेता हूँ इसको। ये मेरा R और ये जो x डैश है इसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं ये बना देता हूँ यहाँ। ये मेरा z डैश है और ये मेरा ओमेगा डैश है, ओमेगा है। ये मेरा y डैश है और ये मेरा R है। तो दोस्तों ये कोण है लैम्डा और इधर जो कोण होगा वो भी क्या होगा, लैम्डा होगा। और दोस्तों ये कोण हो जाएगा, जो R और ओमेगा है इनके बीच का कोण होता है 90 डिग्री और ये कोण होता है लैम्डा। ये 90 डिग्री माइनस लैम्डा और ये भी 90 डिग्री माइनस का लैम्डा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम घटक निकालेंगे ओमेगा के ओमेगा और आर के घटक क्या होंगे। तो दोस्तों पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है और इस पर बिंदु जो P है वो क्या करेगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ क्या करेगा, घूर्णन करेगा। और पृथ्वी का घूर्णन कैसे होगा दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन वामाव्रत x डैश यानी कि इस दिशा में के अनुदिश होगा। तो दोस्तों जो ये कण है बिंदु P पर, ये कण ये y डैश और z डैश अक्ष हैं, यो इसके बीच में घूर्णन गति कर रहा है ये। तो ये कण जो निर्देशांक है y डैश और z डैश को स्पर्श करेगा। तो दोस्तों लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, लैंग्वेज इतना लिख नहीं रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ओमेगा वेक्टर, पहला घटक निकालता हूँ ओमेगा, कोणीय वेग का इसका पहला घटक ओमेगा का निकालूंगा, क्योंकि जो अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव निकालना है तो उसके लिए मेरे को चाहिए ओमेगा और आर वेक्टर। तो मैं निकाल लेता हूँ ओमेगा। तो दोस्तों ओमेगा वेक्टर क्या हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर इक्वल टू, अब दोस्तों ओमेगा है ये y डैश और z डैश के बीच में है, तो y डैश के साथ इसका घटक क्या हो जाएगा, y डैश के सापेक्ष जो सदिश घटक क्या हो जाएगा, z डैश कैप। और जो इसकी कोज्या है वो मैं निकालूंगा, कोज्या यानी कोस थीटा का मान, तो कोस और ये क्या है लैम्डा, तो कोस लैम्डा हो जाएगा ओमेगा कोस लैम्डा प्लस जो ओमेगा है उसका जेड डैश के साथ बनाया गया कोण निकाल लूँगा। तो इसका एकांक सदिश घटक के कैप डैश, जेड डैश के लिए क्या हो जाएगा के कैप डैश ओमेगा, और इसका
जो बनाया गया कोण क्या होगा, कोस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि कोस 90 डिग्री माइनस का लैम्डा। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाता है, ओमेगा वेक्टर इक्वल टू जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा, और कोस 90 डिग्री माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा। तो दोस्तों इसको लिख सकता हूँ मैं साइन लैम्डा। और दोस्तों इक्वेशन आ जाती है मेरी 1, यानी कि जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। अब दोस्तों मैं निकालूंगा आर के लिए इक्वेशन। तो दोस्तों आर के लिए इक्वेशन क्या आ जाती है, आर का जो वाई डैश और जेड डैश के साथ जो कोज्या है वो होगी। तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ जे कैप डैश आर, और ये हो जाएगा कोस π/2 प्लस लैम्डा प्लस के कैप डैश आर साइन लैम्डा। तो दोस्तों ये हो जाएगा लैम्डा। तो दोस्तों यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया जे कैप डैश आर कोस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा, और 90 डिग्री प्लस थीटा मैं निकालूँ ASTC। तो दोस्तों इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि इस चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन लैम्डा प्लस के कैप डैश आर कोस लैम्डा। तो दोस्तों ये इक्वेशन आ जाती है मेरे पास 2 आर डैश के मान के लिए, इक्वेशन 2। तो दोस्तों इक्वेशन 2 की हेल्प से मैं निकाल लूँगा ओमेगा वेक्टर एवं आर वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों निकालते हैं। और दोस्तों ये ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को निकालना है, मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो घूर्णन गति में त्वरण की समीकरण क्या आई थी, ए डैश वेक्टर इक्वल टू ए माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर और माइनस ओमेगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो दोस्तों जो घूर्णन गति है उसमें ये इक्वेशन आई थी हमारे पास। तो यहाँ मैं दोस्तों क्या लेता हूँ कि एक तो जो कोणीय वेग है ओमेगा और रेखीय वेग है v, इन दोनों की दिशा एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि इनके बीच थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री। तो दोस्तों इनके बीच 0 डिग्री होने के कारण इनका जो मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि हम इन दोनों को छोड़ देते हैं और हमारे पास टर्म बच जाती है ये और ये। अब इसमें भी दोस्तों हम मान लेते हैं कि यदि कण का त्वरण ए डैश इक्वल टू जी लैम्डा तथा ए वेक्टर इक्वल टू माइनस जी के कैप हो, तो दोस्तों इन इक्वेशन को मैं इसमें रखूँगा और यहाँ से मान निकालूंगा मैं ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर का और फिर उससे गुणा करूँगा मैं ओमेगा वेक्टर की। तो निकालते हैं दोस्तों, इसको मैं इक्वेशन दे लूँ
थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों अब मेरे पास अननोन चीज़ कौन कौन सी रह जाएंगी, ओमेगा क्रॉस आर निकालूंगा, फिर इसकी मैं ओमेगा से गुणा करूंगा। तो निकालते हैं दोस्तों। तो यहां से मैं निकाल रहा हूं ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो देखिए दोस्तों आसान है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जे कैप डैश ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। इसकी गुणा होगी आर वेक्टर से, यानी कि माइनस जे कैप डैश आर साइन लैम्डा प्लस कॉस लैम्डा, यानी कि ये हो जाएगा के कैप डैश आर कॉस लैम्डा। तो दोनों की गुणा कर लेते हैं। दोनों की गुणा कर सकते हैं हम सामान्य गुणा भी और मैट्रिक्स पद्धति से भी हम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये आ जाता है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जे कैप और ये जे कैप डैश की गुणा करूँगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो समान सदिशों की गुणा है वो क्या होती है, शून्य, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य। तो इन दोनों की सबसे पहले इसकी गुणा कर रहा हूँ इसके साथ, तो दोस्तों ये क्या हो जाती है, शून्य। फिर दोस्तों मैं इसकी गुणा करता हूँ इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसकी गुणा कर लेता हूँ इससे, समान की गुणा पहले इससे कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा, जे कैप डैश और इसकी गुणा कर रहा हूँ इससे, तो एकांक सदिशों की गुणा कर लेता हूँ पहले, और ओमेगा आर कोस स्क्वायर लैम्डा। अब दोस्तों इसकी गुणा की मैंने इससे, तो ये आ गया, और के कैप डैश की इससे गुणा करूँगा तो इसका क्या आ जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं समान सदिशों का गुणा क्या होता है, समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी कि आई कैप डैश को इक्वल टू जीरो। ऐसे ही दोस्तों आगे मैं कर लेता हूँ इसकी गुणा कर लेता हूँ इन दोनों से। तो दोस्तों इन दोनों का गुणा तो क्या आ जाएगा, जीरो, समान समान की गुणा होगी तो जीरो आ जाएगा, और इसकी गुणा करूँगा इससे तो ये माइनस का चिन्ह। अब इसकी गुणा मैं कर लेता हूँ जे कैप डैश गुणा के कैप डैश। दोस्तों गुणा हम कैसे करते हैं सदिशों की, आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यदि हम गुणा ऐसे करते हैं तो यानी क्लॉकवाइज गुणा करते हैं तो सदिशों का गुणा क्या आता है, धनात्मक। तो दोस्तों इनकी मैं गुणा करूँगा। अब मैं कर रहा हूँ के कैप की जे कैप से गुणा, यानी कि सॉरी ऐसे लिख लेता हूँ इसको मैं कि के कैप गुणा जे कैप डैश और ओमेगा साइन लैम्डा की गुणा आर साइन लैम्डा से, तो ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा। तो दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो ये मेरे पास आ जाता है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब दोस्तों जे क्रॉस के कैप को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई कैप, और चूंकि जे क्रॉस के कैप क्लॉकवाइज इनका सदिश गुणा है तो ये क्या आएगा, धनात्मक। ओमेगा आर कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस के क्रॉस जे, तो आई जे और के। अब इनकी गुणा कर रहा हूँ मैं के की जे से, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या है, माइनस का आई कैप डैश आएगा। तो माइनस का आई कैप डैश और ये ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा आई कैप डैश। तो आई कैप डैश को कॉमन ले लेता हूँ मैं, ऐसे ही ओमेगा आर कॉमन ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस
कोस स्क्वायर लैम्डा। दोस्तों इसका मान आ जाता है 1, तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर मेरे पास आ गया आई कैप डैश ओमेगा आर। दोस्तों इसको दे लेता हूँ मैं इक्वेशन 4 थी शायद, तो इक्वेशन 4। अब दोस्तों जो त्वरण वाली समीकरण में और क्या था हमारे पास, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर का गुणा था ओमेगा से, यानी कि मेरे को एक बार फिर से इसकी गुणा करनी पड़ेगी ओमेगा वेक्टर से। तो मैं निकालूंगा ओमेगा क्रॉस ओमेगा इंटू आर वेक्टर। दोस्तों क्या आएगा यहाँ से, जे कैप डैश ओमेगा कॉस लैम्डा, यानी कि ये इक्वेशन के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। तो दोस्तों इसकी गुणा कर रहा हूँ मैं आई कैप डैश ओमेगा आर से। तो देख लेते हैं दोस्तों इनकी गुणा क्या आ जाती है। दोस्तों मैं गुणा कर रहा हूँ जे कैप डैश की आई कैप डैश से। तो दोस्तों गुणा होती है आई जे और के, यानी कि मैं गुणा कर रहा हूँ इसकी इससे, तो ये धनात्मक, यानी कि जे कैप डैश की गुणा आई कैप डैश से और ओमेगा कोस लैम्डा की ओमेगा आर से, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। अब दोस्तों फिर मैं इसकी गुणा करूँगा इससे, तो प्लस के कैप डैश की गुणा होगी दोस्तों आई कैप डैश से और ओमेगा आर की ओमेगा साइन लैम्डा से, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाता है मेरे पास, ये आ जाता है जे कैप डॉस आई कैप, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के कैप ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश की गुणा कर रहा हूँ दोस्तों आई कैप डैश से, तो क्या आएगा जे कैप डैश और वो भी धनात्मक, तो जे कैप डैश ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा। तो दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है ओमेगा क्रॉस ओमेगा इंटू आर वेक्टर के लिए। दोस्तों इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 5। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है 5। तो दोस्तों जो भी मेरी इक्वेशन थी ए वेक्टर के लिए, ए डैश वेक्टर के लिए और ओमेगा क्रॉस ओमेगा इंटू आर वेक्टर के लिए, उनको मैं त्वरण की जो इक्वेशन है उसमें रख लेता हूं। तो दोस्तों मेरे पास क्या है त्वरण की इक्वेशन, दोस्तों त्वरण की इक्वेशन थी मेरे पास कि ए वेक्टर का डैश इक्वल टू ए वेक्टर माइनस, दोस्तों जो 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश था वो ख़त्म हो गया था, तो हमारे पास था माइनस ओमेगा वेक्टर इंटू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो दोस्तों इसका मान मानना था मैंने ए कैप डैश का जी लैम्डा और ए वेक्टर का माना था मैंने जी माइनस के कैप, और ये मान ये रहा। तो दोस्तों इनको मानों को मैं रख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आता है जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस के कैप डैश माइनस, अब दोस्तों ये माइनस के कैप है और ये माइनस ये मान, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ माइनस के कैप ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा प्लस जे कैप डैश ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा।
तो दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें, तो ये क्या आ जाता है जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस के कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का के कैप ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा माइनस जी कैप डैश ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा। अब दोस्तों मेरे पास इक्वेशन आ जाती है जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस के कैप प्लस ओमेगा को, के कैप को कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास मान, जी लैम्डा इक्वल टू माइनस के कैप, तो जी और माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन का मैं ले लेता हूँ मोड। तो इक्वेशन का मोड लेने पे क्या आ जाता है, ये मेरे पास आ जाएगा दोस्तों जी लैम्डा इसका मोड इक्वल टू, दोस्तों जो एकांक सदिश है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये जो इक्वेशन है इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी कि जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा इसका होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी ओमेगा 4 आर स्क्वायर साइन लैम्डा, यानी कि ये इसका रूट आ जाता है। अब दोस्तों जो पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन गति में हमने एक टर्म निकाली थी ओमेगा, तो उस ओमेगा का मान मैंने माना था 7.29 गुणा 10 की पावर माइनस 5, यानी कि जो घूर्णन गति है उसमें जो कोणीय वेग ओमेगा है उसको हम क्या मान लेते थे, नगण्य, यानी कि यहाँ ओमेगा 4 को मैं क्या मानूंगा, नगण्य, क्योंकि इसका मान कितना आया था 7.29 गुणा 10 की पावर माइनस 5 आया था, यानी कि बहुत कम। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरी, लेफ्ट हो जाएगी, और केवल मेरे पास बच जाएगा जी लैम्डा इक्वल टू रूट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। अब दोस्तों अगर मैं इसका रूट हटाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। दोस्तों ये पृथ्वी की घूर्णन गति में जो अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव है, तो उसके कारण जो त्वरण आ जाता है वो आ जाता है जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। अब दोस्तों अगर आपको डायग्राम में ध्यान हो तो जो मूल बिंदु था उससे मैंने आर दूरी पर, कैपिटल आर दूरी पर बिंदु लिया था P। तो दोस्तों उसके लिए हम, ये मेरा बिंदु O था, ये दूरी थी R, और ये कोण बन रहा था लैम्डा। तो दोस्तों यहाँ से मैं स्मॉल r का मान निकालूँ तो ये दोस्तों आ जाता है R कोस लैम्डा। तो दोस्तों इस R कोस लैम्डा को मैं या इस R के जगह पुट कर दूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाती है जी लैम्डा इक्वल टू सी माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह मैं क्या लिख दूँ, आर की जगह लिख दूँ मैं आर कोस लैम्डा। तो दोस्तों आर की जगह क्या आया, कैपिटल आर कोस लैम्डा, यानी कि कोस स्क्वायर लैम्डा। तो दोस्तों जी लैम्डा इक्वल टू हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। तो दोस्तों अब मैं जो लैम्डा का मान अगर ध्रुवों पे देखूँ, इसके अलावा भूमध्य रेखा पे देखूँ, तो इसका मान क्या आता है गुरुत्वीय त्वरण का, तो देख लेते हैं दोस्तों। दो केस ले लेते हैं। फर्स्ट, ध्रुवों पर लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री होता है दोस्तों, कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों कोस 90 का मान 0 होगा, यानी कि ये मान मेरे पास क्या हो गया 0, तो ये पूरा हिस्सा 0, तो जी लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया जी के, यानी कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है अधिकतम, यानी कि पृथ्वी के ध्रुवों पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि भूमध्य रेखा पर देखें, सेकंड भूमध्य रेखा पर, तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर क्या आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री,
और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो दोस्तों जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस इसका मान हुआ 1, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर आर। यानी कि ये मिनिमम मान प्राप्त होता है गुरुत्वीय त्वरण का, यानी कि भूमध्य रेखा पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आती है दोस्तों, कमी आती है। तो दोस्तों ये था पृथ्वी की घूर्णन गति में अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।